नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और 26 तारीख को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार हैं। ये 3 सीटें सीमांचल के हैं, बाकी 2 सीटें भागलपुर और बांका हैं। मज़ेदार बात यह है कि दूसरे चरण के चुनाव में इन 5 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जबकि 2 पर आरजेडी और 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये 5 सीटों पर बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला होने वाला है। कहा जा रहा है कि जीत हार का फासला भी चंद वोटों से ही होने वाला है। क्या है यहाँ के समीकरण और क्या कुछ होने वाला है, ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से पूर्णिया अभी पूरे देश का ध्यान खींच रहा है, उसी तरह से किशनगंज और कटिहार की भी बातें की जा रही है, क्योंकि ये सीमांचल में ही आते हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा जो हैं वो पूरे दमखम से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी या यूँ कहें कि एनडीए खेमे में खलबली मचाए हुए हैं। बांका में जयप्रकाश यादव एक बार फिर गिरधारी यादव को कह रहे हैं कि इस बार तो जीतने नहीं दूंगा। तो क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है ये दूसरे फेज का चुनाव? देखिए, दूसरे फेज का जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक बात पे ध्यान देने वाली बात है कि पहले फेज में जदयू का कोई कैंडिडेट नहीं था। भाजपा के 2 कैंडिडेट थे, लोजपा के थे और हम के कैंडिडेट थे जीतन राम मांझी। प्रधानमंत्री ने 3 सभाएं की और आज 9 दिन होने जा रहा है। 9 दिनों में प्रधानमंत्री ने बिहार में एक भी सभा नहीं की। तो जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को फिनिश करने की कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो पहले भी की गई थी, लगातार प्रयास किया गया था, पिछले विधानसभा चुनाव में भी किया गया था। इस बार खुलकर तो नहीं, इस बार भी इनडायरेक्ट रूप से वही किया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री ने एक भी सभा नहीं की पिछले 9 दिनों में, जबकि 5 सीटों पर जदयू के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा देखने वाली बात एक है, ये है कि आप चले आइए भागलपुर। तो बोला जाता था कि अपर कास्ट वोट बीजेपी का माना जाता था कि बीजेपी जिसके साथ रहेगी। आप देखिएगा कि लोग ऊपर देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। लेकिन भागलपुर की स्थिति क्या है? आज भागलपुर का जो चुनाव हो रहा है, तो वहाँ से भूमिहार कैंडिडेट है, तो वहाँ ऊपर लोग नहीं देख रहे हैं, वहाँ भूमिहार देख रहे हैं। वहाँ अपर कास्ट की गोलबंदी अजीत शर्मा के पक्ष में हो गई है। भूमिहार के साथ राजपूत भी, ब्राह्मण भी, वो लोग चाह रहे हैं अजीत शर्मा को, क्योंकि अजीत शर्मा का कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उसके अलावा उनकी बेटी हीरोइन है, उसका भी प्रभाव है। तो ये गोलबंदी मुझे लगता है कि एनडीए के लिए घातक है। और प्रधानमंत्री का नहीं आना, सभा नहीं करना, तो ये मुझे लगता है कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि आरजेडी या इंडिया गठबंधन कहिए, वहाँ पहले से ही मजबूत माना जाता था। वहाँ पे यादव और मुसलमानों का, दलितों का काफ़ी वोट था और गंगोता का सबसे ज़्यादा वोट माना जाता था। तो गंगोता के वोट से वो जीतते थे। उसके साथ अपर कास्ट का टोटल वोट उनको मिलता था, जेडीयू उम्मीदवार। लेकिन इस बार केवल गंगोता बच गए हैं और बाकी जितने वोट हैं वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, हो गए हैं। और ना तो बीजेपी की तरफ से प्रयास किया गया, ना इंडिया ये प्रधानमंत्री आए, तो केवल नीतीश कुमार अपना वहाँ प्रयास करते रहे। तो ये एक मैसेज है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि भागलपुर का चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। भागलपुर में मुझे लगता है कि हार जीत का फासला काफ़ी कम से होगा और अपर हैंड अभी की स्थिति में अजीत शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार को लग रहा है, क्योंकि सारे अपर कास्ट भूमिहार का वहाँ अच्छा वोट है और वो शिफ्ट हो चुके हैं, और आरजेडी का तो वोट है ही। तो ये एक संदेश है नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनके लिए कि भाई आपको सचेत होना होगा। पहले चरण में जब 4 लोकसभा थे, जब जदयू का कैंडिडेट नहीं थे, तो प्रधानमंत्री ने 3 लोकसभा क्षेत्रों में सभा कर दी।
और आप में नहीं आए। इसके बाद आप चले आइए भागलपुर से आगे बढ़िए तो बांका आ जाइए। बांका में 2 यादवों की लड़ाई है, गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव। तो वहाँ जो लड़ाई है तो वहाँ गोलबंदी पूरी तरह से, बांका में गोलबंदी जो है अपर कास्ट की गिरधारी यादव के पक्ष में, जदयू उम्मीदवार के पक्ष में है। हाँ, वहाँ जो धानुक समाज का वोट है वो थोड़ा बहुत जयप्रकाश यादव, चूँकि ये मुंगेर में जो टिकट दिया है, मुंगेर से सटा हुआ बांका में आता है, तो मुंगेर का प्रभाव बांका में भी है। तो जो धानुक समाज का वोट है वो जयप्रकाश यादव को मिलने की संभावना है। बाकी जयप्रकाश यादव का अपना सभी जाति धर्म में अपना वोट बैंक है। जयप्रकाश यादव वहाँ के काफ़ी मिलनसार माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में लड़ाई वहाँ बहुत ही ज़ोरदार है। और मुझे लगता है कि अभी तक की स्थिति में जो गिरधारी यादव का अपर हैंड देखा जा रहा है, क्योंकि अपर कास्ट का वोट टोटल उनके साथ है, कुशवाहा वोटर उनके साथ है, और बाकी यादव वोट में भी वो सेंधमारी करते हैं, उनका यादव वोट पर भी उनका पकड़ है। अगर यादव वोट जयप्रकाश यादव वोट नहीं टूटने देते हैं, गिरधारी यादव के पास नहीं जाने देते हैं, और यादव वोट जो बोला जाता है कि MY समीकरण, लालू प्रसाद का जो यादव वोट है उसको अगर वो अपने पक्ष में रख ले, एकजुट करके रख लेते हैं, तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट आ सकता है, उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो इतिहास रहा है वहाँ का, गिरधारी यादवों को वोट में 25 से 30% तक सेंधमारी कर लेते हैं, यादवों का वोट वो ले लेते हैं, कभी कभी तो 50% तक वोट वो यादवों का ले लेते हैं, जिसके कारण वो हमेशा चुनाव जीतते हैं। अब देखना है कि इस बार जयप्रकाश यादव गिरधारी यादव के उस वोट को कैसे काटते हैं। एक दिन गिरधारी यादव ने बयान दे दिया था कि मुझे यादवों का वोट नहीं चाहिए, वो गिरधारी यादव के लिए थोड़ा नुकसानदेह है। यादवों के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के थोड़ा यादवों में नाराज़गी थी, लेकिन उसके बाद वो लगातार यादवों के बीच गए हैं और संपर्क साधा है, तो मनाने का प्रयास किया है। अब कहाँ तक वो वोटर मान पाए हैं। एक बात ये भी है संतोष जी की जो स्थानीय होने का फ़ायदा भी मिलता है लोगों को, क्योंकि नाते रिश्तेदार भी वोट को कन्विंस करने का काम क्या करते हैं। निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को तो फ़ायदा होता ही है, स्थानीय लोगों को निश्चित तौर पर फ़ायदा होता है। जो भी स्थानीय होते हैं उनको चुनाव में काफ़ी फ़ायदा होता है, और ख़ासकर वहाँ बांका का जो इतिहास रहा है, पहले वहाँ दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, स्थानीय होने के कारण जीते थे, जयप्रकाश यादव हैं, तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वहाँ नेक टू नेक मुकाबला है, और मुझे लगता है कि बहुत कम अंतर से हार जीत होगी बांका में। जी। बात करें सीमांचल के 3 इलाकों की, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की, तो पूर्णिया में तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच मार तक हो चुके हैं और एक दूसरे को चुनौती दे ही रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में जो हो रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सब लोग अपना अपना प्रचार करना चाहिए। सब लोगों को जिस प्रकार से कल देखा जाए कि तेजस्वी यादव के रोड शो में रोड़ेबाजी किया गया पप्पू यादव के समर्थकों द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव एक शालीन राजनीतिक, पहले भले वो बाहुबली के रूप में जाने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी छवि और उन्होंने सुधारने का प्रयास किया था और एक सभ्य राजनीतिक के रूप में वो जाने जाते थे। लेकिन कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के रोड शो में पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड़ेबाजी किया, कई लोग घायल हो गए, उसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हुई, तो राजनीति में, चुनाव में मारपीट किसी के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति में सब लोग अपने अपने वोटर के पक्ष में प्रचार कीजिए, नारेबाजी कीजिए, जो कीजिए, लेकिन मारपीट, रोड़ेबाजी करना, मंच तोड़ना, ये शुभ संकेत नहीं है राजनीति के लिए, खासकर पूर्णिया के लिए। और पूर्णिया में जो लड़ाई हो रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, और तेजस्वी यादव के एक बयान ने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसकी भरपाई के लिए वो लगातार रोड शो करते रहे, सफाई देते रहे हैं, लेकिन लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है। और मुझे लगता है कि इसमें लड़ाई में फ़ायदा, मुझे लगता है कि जेडीयू कैंडिडेट को मिलने की संभावना है, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए कि सीधी लड़ाई है, और पूरे बिहार की लड़ाई आप देखिएगा तो हर विधानसभा में नेक टू नेक मुकाबला है, और जहाँ भी कोई कैंडिडेट जिस पार्टी का वोट बैंक काटेगा, तो जो भी विरोधी पार्टी है उसको जीत सुनिश्चित है उसकी। तो वहाँ जो पप्पू यादव जो भी वोट काटेंगे, तो वो आरजेडी का वोट ही काटेंगे, ना कि एनडीए का वोट लेंगे। वो अगर वो 1 लाख वोट लाते हैं, 2 लाख वोट लाते हैं,
क्या आरजेडी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा निश्चित तौर पर आरजेडी को मिलता। और आरजेडी वहाँ इस बार जो समीकरण उन्होंने जो बीमा भारती को दिया था, तो आरजेडी वहाँ जीत सकती थी निश्चित तौर पर। लेकिन पप्पू यादव के खड़ा होने के कारण वो पप्पू यादव जो भी वोट काटेंगे तो वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। हाँ, एक जो वहाँ पे मैसेज जा रहा है वो कि बीजेपी के लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। बीजेपी के जो वोटर हैं, अपर कास्ट वोटर, वो पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। वो अगर पप्पू यादव को वोट कर देते हैं, बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो अपर कास्ट वोटर हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं, वो जदयू को छोड़कर पप्पू यादव को अगर वोट करते हैं तो बीमा भारती के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तब उस लड़ाई में अगर वो बीजेपी के वोटर और पप्पू को वोट करते हैं तब बीमा भारती जीत सकती है। और अगर वो नहीं करते हैं, वो जदयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को वोट करते हैं अगर, तो संतोष कुशवाहा जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने काफ़ी पसीना बहाया है पूर्णिया में, क्या उनका पसीना रंग लाएगा या फिर मतलब उन्हें खाली ही रह जाना पड़ेगा? और दूसरी बात संतोष जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप किए हुए थे, ठीक उसी तरह से किशनगंज में AIMIM के चीफ जो ओवैसी हैं वो कैंप किए हुए हैं। तो किशनगंज की लड़ाई किस तरह से होने वाली है, क्या देखते हैं वहाँ? देखिए, जहाँ तक पूर्णिया की बात है, ये तेजस्वी यादव ने कैंप किया है, तो मुझे लगता है कि कैंप का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सीधी लड़ाई होती तो उनको फ़ायदा होता। लेकिन लड़ाई त्रिकोणात्मक है, उसमें पलड़ा जदयू का भारी लग रहा है। अगर जो भाजपा नीतीश कुमार को मतलब फिनिश करना चाहती है, तो भाजपा के वोटर अगर पप्पू यादव को वोट करते हैं तब तेजस्वी यादव को आरजेडी को फ़ायदा हो सकता है, तब आरजेडी जीत सकती है। तब लड़ाई आरजेडी और पप्पू यादव में होगी, फिर संतोष कुशवाहा फेंकाए जाएंगे। बोले ना, वहाँ का सारा समीकरण जो है अभी से 24 घंटे में सारा खेल होगा। मैसेज गोलबंदी होगी, किस पक्ष में गोलबंदी होना है। भाजपा के वोटर अगर इधर गोलबंद हो जाते हैं तो बीमा भारती को फ़ायदा होगा। अगर भाजपा के वोटर संतोष कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं तो फिर संतोष कुशवाहा को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर देखा जाए त्रिकोणात्मक लड़ाई है और अच्छी लड़ाई होगी। और अब आइए किशनगंज की बात है, तो किशनगंज बोला जाता है कि भाई कांग्रेस की एक श्योर सीट जो मानी जाती है, तो किशनगंज मानी जाती है कि वो जीतेंगे ही। लेकिन ओवैसी वहाँ कैंप करके वो चाहते हैं कि एक सीट वो बिहार में निकाले और अपनी बिहार में भी पैठ जमाए। तो अगर ओवैसी वहाँ पे अगर वोट काटते हैं, चाहे ओवैसी अगर लड़ाई में रहते हैं, ओवैसी को मुस्लिम वोट अगर ज़्यादा मिलता है ओवैसी के कैंडिडेट को, तो वहाँ पे निश्चित तौर पर जदयू को फ़ायदा मिलेगा और जदयू उम्मीदवार का अपर हैंड होगा। जितना ज़्यादा वोट ओवैसी को आएगा उतना ही जदयू उम्मीदवार को फ़ायदा होगा। चूँकि जो भी वहाँ वोट है, एंटी मुस्लिम वोट जो भी है वो तो जदयू को पड़ेगा, जदयू कैंडिडेट को। और जो मुसलमानों का जो भी वोट है, जो कैंडिडेट है उनके जो पर्सनल वोट है, वो भी जेडीयू को पड़ेगा। और जो भी एंटी मोदी वोट है, एंटी मोदी जो वोट है वो तो कांग्रेस को पड़ेगा। एंटी मोदी वोट वहाँ पे कांग्रेस को पड़ेगा। लेकिन अगर ओवैसी जो भी वोट काटेंगे तो वो एनडीए का तो वोट काटेंगे नहीं, वो तो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। तो जितना वोट काटेंगे वो कांग्रेस का, उतना ही फायदा जेडीयू कैंडिडेट को होगा। और उसमें अगर वो कांग्रेस से ज़्यादा वोट ले आते हैं तब लड़ाई में वो रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें ओवैसी अगर ज़्यादा वोट काटेंगे तो जदयू कैंडिडेट की राह आसान हो जाएगी। जी जी जी। अख्तरुल इनाम जो ओवैसी के AIMIM के पार्टी के जो बिहार विधानसभा में अध्यक्ष भी हैं और अब वो वहाँ से मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है, आप अगर व्यक्तिगत तौर पर उनकी समीक्षा करें तो कितना प्रभाव डालेंगे वो? देखिए, अख्तरुल इमाम बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और किशनगंज और सीमांचल का मुद्दा हमेशा सदन में उठाते रहे हैं और उनका प्रभाव है उस क्षेत्र में। मुझे याद है कि 2014 में भी उन्हें जदयू ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट मिलने के बाद, नॉमिनेशन के बाद नाम वापस ले लिया था उन्होंने। तो ये एक उनका निगेटिव था कि भाई कोई पार्टी आपको टिकट दिया और फिर आपने दबाव में आकर बैक हो गए। तो बैक होना ये उनके लिए एक छवि उनकी खराब है। नहीं तो बाकी वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और ख़ासकर अल्पसंख्यकों और सीमांचल का मुद्दा वो काफ़ी ज़ोर शोर से सदन में उठाते रहे हैं
और उनका एक अपना वोट बैंक है। जी जी। पूरे बिहार में उनकी एक अच्छी पहचान है। तो लड़ाई अच्छी होगी, वोट वो लाएंगे, लेकिन लड़ाई कांग्रेस बनाम एनडीए है। उसमें ओवैसी अगर जितना ज़्यादा वोट काटेंगे वो एनडीए को फ़ायदा होगा। जी जी जी। बात करें कटिहार की, तो कटिहार के बारे में कहा जाता है कि कटिहार किसके साथ है वो पता नहीं चल पाता है अंत तक, और फाइनली जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस और एनडीए के बीच ही है वहाँ भी। तो तारिक अनवर आपको कैसे उम्मीदवार लग रहे हैं? पिछले कई बार से वो हारते भी रहे हैं, ऐसे में इस बार कटिहार की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी? देखिए, ये नहीं कहिए कि तारिक अनवर कई बार हारते रहे हैं, कई बार वहाँ से जीते भी हैं तारिक अनवर। तो कटिहार की लड़ाई वहाँ सीधी लड़ाई है, वहाँ कोई त्रिकोणात्मक मुकाबला नहीं है। सीधे मोदी को वोट दो या मोदी को हराओ, दो वोट है। एंटी मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का वहाँ लड़ाई है कटिहार में, और हमेशा होती है। हिंदू वोटर पूरी तरह से मोबिलाइज हो जाते हैं, वहाँ सभी जाति धर्म जाति से एकजुट हो जाते हैं, जितने भी हैं वहाँ, क्या यादव, क्या भूमिहार, क्या राजपूत, सब लोग गोलबंद हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो वहाँ पे है, तेजस्वी यादव वहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए गए हैं और वो गोलबंद करने का प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन वहाँ तारिक अनवर का एक अपनी पहचान है, और कई बार सांसद रहे हैं और वहाँ के एक अच्छे नेता माने जाते हैं, उनकी अपनी पकड़ है। और इस बार देखना है कि क्या सीधी लड़ाई है, और सीधी लड़ाई में कुछ नहीं कहा जा सकता वहाँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो कटिहार का चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन अभी कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच में, एनडीए कैंडिडेट और इंडिया गठबंधन में। तो उस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। हालांकि वहाँ गोलबंदी का प्रयास काफ़ी हुआ है और कांग्रेस के लोगों ने भी कैंप किया है और तेजस्वी यादव ने भी वहाँ प्रचार किया है। एनडीए की तरफ से भी भाजपा नेताओं, जदयू के नेताओं ने वहाँ, नीतीश कुमार भी गए हैं, सब लोग गए हैं। तो उसका प्रभाव वहाँ पे है और लड़ाई कांटे की है वहाँ पे, और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है वहाँ। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि 5 सीटों में आप एनडीए और महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को कितना देना चाहेंगे या कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ लड़ाई बराबरी की है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर एनडीए को अभी देखा जाए कि अगर भाजपा वोटों की गोलबंदी नहीं हुई पप्पू यादव के पक्ष में, और भाजपा के वोटर अगर संतोष कुशवाहा के साथ रहें, तो वहाँ एक सीट माना जा सकता है जिसके बारे में कि वो श्योर शॉट है, जो कि एनडीए के पक्ष में। उसी तरह किशनगंज में है, अगर ओवैसी ज़्यादा वोट नहीं काटते हैं तो कांग्रेस की एक सीट श्योर वहाँ मानी जाती है। लेकिन हर जगह जो वोट कटवा कैंडिडेट है वो रिजल्ट को किसी भी पाले में कर सकता है। तो ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल 26 अप्रैल को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है और मतदान की सारी तैयारियां कर ली गई है। राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशियों ने भी अपनी ओर से तमाम तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इन 5 सीटों पर 3 सीट सीमांचल के इलाके के हैं और 2 जो है सामान्य सीटों में आता है। सीमांचल के अलावा बाकी 2 सीटों पर भी कांटे की टक्कर है और देखना होगा कौन किसको हराता है, कौन विजयी होता है, ये वक्त के गर्भ में है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें।